पहला रिएक्शन, आपको कैसा महसूस हो रहा था? क्या लगा था उस टाइम पे आपको? मुझे लगा था चाँद तारे मेरे हाथ में आ गए। ये कभी सोचा नहीं था वो मुझको अपने इस तमगे के लिए चूज़ करेंगे, ऐसा कभी सोचा नहीं था, पता नहीं था, नो आइडिया। इतने हमारे गुरुजन हैं, मतलब गिनती हम गिन सकते हैं कि भई कौन-कौन टॉप पे है। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा जो गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी ने सोचा। और ये खींच के बाहर लेके आ रहे, बहुत बड़े दिल की बात है। आईआईटी में भेज दिया पेरेंट्स ने और उसे सुसाइड अटेम्प्ट कर ली, कि बल्कि टॉपर था बट इंटरेस्ट नहीं था। एक आप इंटेलिजेंट हो तो आप टॉपर हो, इंटरेस्ट भी बहुत अलग चीज है। एस्ट्रोलॉजी ही तो बता रही है आपको ये बात कि माँ के पेट से हम बाहर निकले तो कौन सी फ्रीक्वेंसी इनग्रेव्ड हुई जो हमें सुनाई नहीं दे रही। उन लोगों का समझ लीजिए कि हौसला डबल हो गया, उनको ये विश्वास आ गया कि जो मैम बता रही है वो सही होगा, क्योंकि ये मुझे मिला है। जय माता दी। आप सभी को आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो विद्वान की खोज में। मैं हूं आपके साथ कुशाग्रति चोपड़ा और मेरे साथ है मेरे को एंकर आनंद राज। नमस्कार आप सभी को। और जब कभी भी बात ज्योतिष जगत की आती है तो एक नाम हमेशा उभर कर आता है। हम सबके चहेते, पूरी दुनिया जिन्हें सुख की पहचान कहती है, गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी का। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले उन्होंने ज्योतिष जगत को एक नया उपहार दिया है, वैदिक सनातनी ज्योतिष महामंथन विद्वान की खोज के सम्मेलन के रूप में, जहां पर पूरे विश्व के, या बोलूं तो पूरे भारतवर्ष के सभी ज्योतिष जगत के विद्वानगण, या बोलूं तो ज्योतिष जगत के आचार्य, या फिर जो ज्योतिष को सीख रहे हैं, वो सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं और उनको मौका मिलता है अपनी ज्योतिष विधि को सबके सामने रखने का, या बोलूं तो कुंडली को किस तरीके से वो देखते हैं। और वहां पर जितने भी ज्योतिष जगत के विद्वानजन होते हैं वो नजर रखते हैं उनकी कुंडली देखने के तरीके पर। अगर वो अपने कुंडली देखने के तरीके से प्रभावित कर पाते हैं ज्योतिष गुरुजनों को, तो उनको सम्मानित किया जाता है विद्वान के खोज के तमगे के साथ। तो ऐसे ही आज हमारे साथ उसी तमगे से सम्मानित जुड़ी हैं जयपुर से आचार्य इंदु अग्रवाल मैम। उनके साथ एक छोटी सी बातचीत करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। नमस्कार इंदु जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ कि मैं आई हूँ। इंदु जी, जब आप कुछ समय पहले सम्मेलन में आई थी और आपको जब विद्वान की खोज का तमगा मिला था, तो आपका पहला रिएक्शन, आपको कैसा महसूस हो रहा था? क्या लगा था उस टाइम पे आपको? मुझे लगा था चाँद तारे मेरे हाथ में आ गए। ये लगा था। और 25 साल हो गए मुझे ये करते हुए, और मैं जितनी भी मैंने कुंडलियों का सॉल्यूशंस दिया तो बहुत कारगर रहे, लेकिन एक जो रिकॉग्निशन मिलता है और वो भी गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी से, और जिनकी मैं बहुत फॉलोअर रही हूँ, क्योंकि टीवी पे जब उनको देखती थी तो मैं बहुत इम्प्रेस होती थी, तो मैं बहुत खुश हुई। मतलब मैं खुशी का मैं बयान नहीं कर सकती शब्दों में। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और ये जानूं कि जब ये विद्वान की खोज का इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ और वहां पर आप आए, वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में विद्वान आए हुए थे, जी, जी, और उनमें से आप निकल के आए और आपने अपनी कुंडली देखने का तरीका सबके सामने रखा। जी। फिर सभी गुरुजनों का आपने इम्प्रेस भी किया। हाँ जी। उस वक्त आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था कि आप इस तमगे को जीत सकते हैं, या आप इसके विनर हो सकते हैं, या आपको वहां पर ध्यान दिया जाएगा, गुरुजन आपको ध्यान दे पाएंगे कि आपकी जो प्रेडिक्शन है इतनी एक्यूरेट और देखने का तरीका इतना खूबसूरत है? देखिए, ये मैं अपनी बात बताती हूँ कि जब मैं कुंडली कोई मेरे सामने होती है और जिसको मैं एनालाइज करती हूँ हम्म, या किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, तो मेरे को ना इधर दिखता है ना उधर दिखता है, ना सामने दिखता है। केवल कुंडली, और वो कुंडली के अंदर मैं चली जाती हूँ, समझ लो एंटर कर जाती हूँ हम्म, उस टनल में पूरा। हम्म, और उस टनल में एंटर करने के ड्यूरिंग डिग्रीज को देखती हूँ, प्लेसमेंट को, डिग्रीज, प्लैनेट की डिग्रीज को देखती हूँ, प्लेसमेंट को देखती हूँ, और कॉम्बिनेशंस को देखती हूँ, कौन सा एस्पेक्ट किस पे आ रहा है, दृष्टि आ रही है कि नहीं। केवल ये दृष्टि नहीं कि भाई 5वीं 7वीं तीसरी, ये दृष्टि नहीं होती। दृष्टि ये भी होती है, लेकिन
लेकिन मैं डिग्री की दृष्टि भी देखती हूँ कि 90 डिग्री की है, कि 180 डिग्री की है, कि 45 की है, कि 120 की है, 60 है, 30 है, क्योंकि प्लेसमेंट हमेशा इम्पोर्टेंट नहीं है। प्लेसमेंट के साथ वो डिग्री का जो डिस्टेंस है वो इम्पोर्टेंट है। कितने डिस्टेंस वो प्लैनेट बैठा है, इसको मैं पूरा इसमें माय मेंटल कैलकुलेशन, बिकॉज़ ज्योतिष जो है वो पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और ये साइंस है। इस साइंस को अप्लाई करना एक आर्ट है। तो ये आर्ट जो है किस तरह मैं उस आर्ट पे मतलब उसको अप्लाई करती हूँ, ये मेरा अपना वे है, मेरा मेथड है कि मैं डिग्रीज को सबसे पहले देख के उनका मैं प्लस माइनस करके, हमारे 3 फोकल प्लैनेट्स जैसे होते हैं सूर्य, चंद्र और लग्नेश, इनका डिग्री का डिफरेंसेस और इनका टोटलिंग, ये इससे हम एक फॉर्चून पॉइंट निकालते हैं। उसके बाद वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उसके बाद हम निकालते हैं कि उसका डेस्टिनी पॉइंट, भृगु पॉइंट। जैसे आपने ये पूछा कि मुझे क्या दिख रहा है, मुझे कैसा लग रहा है, मैं बाकी सबको भूल गई थी। मैंने ये देखा कि इसका डेस्टिनी पॉइंट, इसका चेंज ऑफ लाइफ चेंजिंग पॉइंट होता है वो लाइफ चेंजिंग पॉइंट दिखाई दे रहा आने का, तो मैंने ये बताया। तो ये मेंटल कैलकुलेशन में मैं भूल जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं खड़ी थी कि अब जो भी होगा वो सामने। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि आपको 25 सालों से आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी। तो आपने कौन-सी एज में सोचा था कि मुझे एस्ट्रोलॉजर ही बनना है और क्या-क्या चैलेंजेस आपने फेस करे? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा ये। मैं छोटी थी, मैं थ्रू आउट हॉस्टल में पढ़ी। अच्छा। और मैं मतलब बचपन से ही बहुत जिज्ञासु रही, तो मैं देखती थी कि भई कोई तो क्लास में फर्स्ट आ रहा है, किसी की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, कोई क्लास में पास नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा क्या है? सभी टीचर उन सब बच्चों को एक जैसा पढ़ा रहे हैं, फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस? क्या फ़र्क है उनमें? चलो ये स्टेज पास हुई, लेकिन इसका आंसर नहीं मिला मुझे बचपन में। फिर मैं कॉलेज में आई, कुछ है कि कोई बहुत सक्सेसफुल, कॉलेज के बाद में बहुत सक्सेसफुल हो गए, कोई प्रोफेशनल लाइन में चले गए, कोई बीएससी, बीए करके ढूँढ रहे हैं कि अब क्या करें, बेरोज़गार रह गए। ये क्या कारण है? ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये भी मेरे मन में सवाल रहता, रोलिंग होता चला गया और एक स्टेज में आकर के मुझे किसी तरह से किसी लाइन में किसी ने जवाब नहीं दिया। चाहे टीचर, कोई टीचर बना है, तो कोई बड़ा बिज़नेसमैन है, तो कोई डॉक्टर बना है, तो क्यों वो डॉक्टर बना? वो इंजीनियर क्यों नहीं बना? वो टीचर क्यों नहीं बना? ये टीचर, हमारे एक टीचर थे यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर थे, वो आईएएस क्लियर कर गए। तो हमने ये बीच में छोड़ के चले गए। अच्छा। फिर मेरे मन में सवाल उठा कि देखो इतने टीचर्स हैं, तो यही आईएएस क्यों क्लियर किए? बाकी ने तो क्लियर नहीं किया, ना ही उन्होंने जाने की इच्छा बताई, तभी तो एग्ज़ाम देंगे, तभी तो क्लियर करेंगे। बिल्कुल सही। मगर उनके मन में क्या था? तो ये सवाल होते-होते, ढूँढते-ढूँढते मुझे ज्योतिष में मिला। बिकॉज़ ज्योतिष में जब मैं मतलब मुझे कहीं से एक तरह से सब तरफ से निराशा थी कि मेरे मन में जो जिज्ञासा है शांत हो कैसे? तो मेरे पापा की थी कि वो एक में जाते थे ज्योतिषी के पास में। तो मैं गई, लेकिन उस समय मैं छोटी थी, तो बाद में ज्योतिष में मुझे ये इसका मिला और मैं इसका आंसर लेने के लिए अंदर से अंदर, गहरे से गहरा डूबती चली गई ज्योतिष में। उसके बाद मुझे इन डिग्रीज़ पे आंसर मिला, प्लेसमेंट्स पे आंसर मिला कि कोई प्लैनेट 9वें घर में बैठा है, बहुत अच्छा है, जुपिटर बैठा है, लेकिन वो गंडांता में चला गया। गंडांता जो 3 पॉइंट्स होते हैं अपने बिल्कुल, एक तो होता है समुद्र, पानी, और दूसरा होता है अग्नि, लावा। अब वो तो झुलस गया, लेकिन सब कहते हैं बहुत अच्छा भाग है, ये तो ये बनेगा, वो बनेगा, लेकिन कुछ नहीं बन पा रहा वो। तो क्यों नहीं बन पा रहा? इसमें अंदर घुसते-घुसते जब ज्योतिष जो है पूरी आँख के सामने आ गई और पूरी चीज़ों का जवाब मिल गया। अब मेरे को देखती हूँ और मैं कैलकुलेशन करती हूँ और मुझे जवाब मिल जाता है। क्या बात है! अच्छा मैम, जैसे कि आपने बताया कि ज्योतिष के माध्यम से किसी का भी पूरा ज़िंदगी को आसानी से देखा जा सकता है। जी। जब आप इस इवेंट में आ रहे थे विद्वान की खोज में, तो आपको अपनी कुंडली तो याद होगी, लेकिन आपने वर्चुअल अपना देखा था कि मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आने वाला है। अपनी कुंडली तो देखने का टाइम ही नहीं मिलता है। बस ये था कि मतलब एक इंटेंशन होता है, एक जुनून होता है, हुँ, तो उस जुनून में मैं चली आई। और ये है कि हमारा जो ग्रुप है उसमें कुंडलियाँ आती हैं हुँ,
और उसमें बहुत चैलेंजिंग कुंडलियाँ आती हैं, जैसे कोई खो गया या किसी को ये है तो वो कहाँ मिलेगा, ऐसी-ऐसी वाली भी आती हैं जिसका आंसर हाँ, कि कोई अच्छा। पर्सन जैसे इसमें उत्तराखंड से एक बैंगलोर गया एक लड़का काम करने, 4 डेज़ तक तो वो कॉन्टैक्ट में रहा पेरेंट्स के अच्छा। और उसके बाद 5th डे वो लॉस्ट हो गया, उसके बाद कोई कॉन्टैक्ट नहीं। अच्छा। अब अब जब भी जितने दिन पहले भी ऐसा इवेंट हुआ होगा, फिर हमारी कुंडली हमारे ग्रुप में आई कि भई इसका कोई बता सकता है पता कि कहाँ मिलेगा, ये क्या हुआ होगा इसके साथ? अच्छा। तो मैंने ही जवाब दिया इसका, निकाला कि ये क्या हुआ होगा और वो बाद में पता चला जिन्होंने डाली थी उन्होंने कहा हाँ, ऐसा ही पता मैम लगा है कि ये हो गया। एग्ज़ैक्ट क्या हुआ था? ये तो बहुत देखिए ज़रूरी है। उसके बेली एरिया में चोट का दिखाई दे रहा था, अच्छा। उस पॉइंट ऑफ टाइम में। मतलब 5 से 6 बजे के बीच में 6 साढ़े 6 बजते होंगे, उसके ये दिख रहा था कि उसके इस जगह पे बेली एरिया में कोई या तो चोट किसी ने मारी या एक्सीडेंट तो चोट तो किस तरह से लगेगी, ब्लीडिंग होती है। तो अच्छा। लड़का था, तो उसको मेरे को यही समझ में आया कि इम्पैक्ट आयरन से हो रहा था, तो या तो किसी ने उसको सड़क पे एक्सीडेंट कर दिया है और या किसी ने मतलब अब 4 दिन में तो एनिमिटी क्या होगी किसी को, तो एक्सीडेंट वाज़ द मोस्ट प्रोबेबल ये इवेंट। तो फिर उनको मैंने कहा आप वहाँ जितने भी अराउंड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ढूँढो, वहाँ पे आपको हो सकता है मिले। तो उन्होंने ढूँढा, वो पेट में चोट लगी थी, वो एक्सीडेंट था और वो फाइंड आउट हो गया। और इस चीज़ को मतलब करीबन इतना ज़ोर से लगा था उसको कि लाइफ एंड डेथ का सवाल था। तो मेरे ख्याल से 15-20 डेज़ तक ही वाज़ इन हॉस्पिटल। तो ओके। उसके बाद जब उन तक पेरेंट्स तक खबर पहुँची मतलब जिन्होंने कुंडली डाली थी उनको बताया मैंने पर्सनल इस पे ग्रुप में भी बताया और उसके बाद उन्होंने ढूँढा, उनके पेरेंट्स को बोला होगा, वो उत्तराखंड से आए बैंगलोर, उसमें भी जो टाइम उनको लगा मगर वो उन्होंने मिल गया वो लड़का उनको। तो इंदु जी, आपको गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी के बारे में कैसे पता चला था? मैं टीवी में सब बहुत जो आती हैं प्रोग्राम्स उसमें जो भी एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं देखती थी मैं। अच्छा। तो जीडी वशिष्ठ जी का मुझे तरीके बहुत अच्छे लगते थे, उनके सॉल्यूशंस बहुत अच्छे लगते थे, उपाय जो बताते थे बहुत अच्छे लगते थे, सूत्र जो बोलते थे वो बहुत अच्छे लगते थे। तो मुझे भई ये कभी सोचा नहीं था कि मैं वो मुझको अपने इस तमके के लिए चूज़ करेंगे, ऐसा कभी सोचा नहीं था, पता नहीं था, नो आइडिया। तो ये मतलब टीवी के माध्यम से ही जाना था मैंने उनको। अच्छा, जैसे मैम आपने बताया कि गुरुदेव को आप टीवी के माध्यम से जानते हैं जी। और आपने बात तो सूत्रों को भी की है। हाँ, तो गुरुजी को तो सूत्रों का किंग कहा जाता है और हाँ, उनके शॉर्टकट इतने ज़्यादा सटीक होते हैं और उनके उपाय। हाँ। क्या आप हमें बता सकते हैं कुछ कि आपने कौन-कौन से सूत्र उनसे सीखे हैं? कौन-कौन से उपाय आपने उनसे अपनी ज़िंदगी में धारण किए हैं और अपने क्लाइंट्स के लिए आप यूज़ करते हैं? देखिए सूत्र तो इनफैक्ट मेरी लाल किताब वाली लाइन नहीं है। अच्छा। तो मैं वो सूत्र वो बोलते थे बहुत इम्प्रेसिव लगता था लेकिन मैंने कभी फ़ॉलो किया नहीं क्योंकि लाल किताब मैंने नहीं पढ़ी है। हुँ। और तो उपाय भी एज़ सच लाल किताब वाले कुछ-कुछ उपाय हैं जैसे लाल किताब का ही है ये हुँ। कि अब हमको पूछा जाए कि कौन-सा बच्चा जैसे आते हैं पेरेंट्स की भी क्या लाइन दिलाएँ, साइंस दिलाएँ कि कॉमर्स दिलाएँ कि क्या दिलाएँ? क्या करेगा? कोई आर्मी में जाना चाह रहा है, कोई पायलट बनना चाह रहा है, ऐसे बच्चे आते हैं, लेकिन बन नहीं पा रहे, तो हुँ। क्या कारण है ये? तो लाल किताब में दिया हुआ है ब्रेन को 42 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये लाल किताब में है, हुँ। बाकी वैदिक भी यूज़ करते हैं हम, हुँ। वैदिक में भी करते हैं। और जो 1 टू 42 जो पार्ट्स हैं, उनके लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन है, हुँ। कि अगर ये कॉम्बिनेशन है, तो ये पार्ट एक्टिवेटेड होगा, इसकी वाइब्रेशन होगी। हुँ। 7th है, 8th है, 21st है, जो है। और वो एक्टिवेट होगी, तो बच्चा क्या बेस्ट काम करेगा, उसका बुद्धि, उसका इंटरनल करेज, स्ट्रेंथ किस लाइन में उसको सबसे अच्छा फल देगी और वो मेहनत करना चाहेगा। हुँ। चाहना भी बहुत ज़रूरी है। हुँ। अगर कोई बच्चा मेहनत करना नहीं चाहता उस लाइन में ज़बरदस्ती पेरेंट्स उसको भेज देते हैं, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता उसमें या किसी तरह भी मान लो डिप्रेशन का शिकार हुँ। हो सकता है। हुँ। तो ये मैं देखती हूँ, ये भी एक साइंस है लाल किताब की, तो हुँ। मैंने यही वाली बेसिकली पकड़ी है। आजकल के टाइम पे बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि हम कोई एक पर्टिकुलर लाइन चूज कर लेते हैं बट हुँ, थोड़े टाइम बाद हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता फिर हम चेंज कर लेते हैं। जी। स्टडीज में अगर देखा जाए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा जाए और आपने एक एग्जांपल भी दिया था अपने सर का कि वो सिविल उन्होंने जो एग्जाम था वो पास कर लिया था बाकी सब नहीं कर पाए हाँ, बट वो कर पाए। हाँ। तो ऐसे कितना यूजफुल है एस्ट्रोलॉजी लोगों का करियर बताने में?
करियर बताने में एस्ट्रोलॉजी ही यूज़फुल है, मैं तो ये समझ पाई अच्छा। आज तक। कितने बच्चों का तो देखा कि उसको आईआईटी में भेज दिया पेरेंट्स ने और उसे सुसाइड अटेम्प्ट कर ली, कि बल्कि टॉपर था हुँ, बट इंटरेस्ट नहीं था। एक आप इंटेलिजेंट हो तो आप टॉपर हो, इंटरेस्ट भी बहुत अलग चीज़ है। बिल्कुल। तो एक जैसे आईआईएम अहमदाबाद से करके निकले लेकिन कमेंटेटर बन गए हमारे क्रिकेट के। हुँ, तो ये है कि इंटरेस्ट उधर है, ठीक है, एकेडमिक जो पढ़ लिया। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी ये जो ब्रेन के पार्ट्स है ये बताता है कि किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट रहेगा और आप अच्छा भी कर सकोगे। तो ये जो हमारे सर का मैं बताई थी, तो वो ये था कि उनकी कुंडली में जो रहा होगा, मैंने अब समझा कि 10th हाउस एंड 9th हाउस जो है वो हमारे अथॉरिटी, 10th हाउस मिड हेवन है, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पावरफुल हमारा सेंटर है, केंद्र है। और 9वां घर हमारे सबसे पावरफुल ट्राइन है, त्रिकोण है। हुँ, और ये दोनों पावर के घर माने जाते हैं, सरकारी पावर हो या जो भी हो। तो उसमें मंगल या सूर्य अगर बैठे हों तो, और वो अच्छी स्थिति में भी बैठे हों, तो ये वो पर्सन इस लाइन में जा सकता है। उसमें भी सूर्य अगर 10वें में हो, मंगल 9वें में हो, तो ये आईएएस लाइन में जा सकते हैं। अगर मंगल 10वें में हो और सूर्य 9वें में हो, तो आप आर्मी में और इसमें जा सकते हो, पुलिस में। क्योंकि मंगल 10वें में है कि वो हथियार चलाना और क्रूरता के साथ, अब उसमें क्रूरता या हमारा देश का बचाव या पुलिस का काम, तो वो एक गुड टर्न ले लेता है वो। नहीं तो कोई क्रिमिनल बन सकता है, लेकिन हम उसको उस लाइन में भेजते हैं कि भई इसको इधर भेजो, तो ही इसके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो ये रास्ता भी भटक सकता है कोई। तो जैसे हमारे सर अब प्रोफ़ेसर के लिए तो 9वें घर में हमारे जुपिटर बृहस्पति देव हों, तो प्रोफ़ेसर अच्छा बन सकता है कोई, बढ़ा सकता है या सॉल्यूशंस दे सकता है, गाइडेंस दे सकता है। लेकिन उनके तो ये बने होंगे फॉर द टाइम बीइंग ज़रूर, लेकिन उनके सूर्य या मंगल रहा होगा कुछ हुँ, हुँ। 10वें में, तो वो चले गए, दूसरों जी, के नहीं रहा होगा, ये समझ में आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या बात है। वैसे तो मैम मुझे आपसे ना बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे फिर एक बार वही बात आती है मेरे ज़हन में कि अगर विद्वान की खोज का इवेंट ना हो पाता तो मैं आपसे कैसे मुलाकात कर पाता? ये तो आप इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे और आपको क्या लगता है कि इस तरह की इवेंट ज्योतिष जगत में कितना अच्छा काम कर रहे हैं या आचार्यों के लिए जो नए लोग आ रहे हैं, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हैं, लेकिन उनको अभी उतना फेम नहीं मिल पाया, हुँ। उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना खूबसूरत इवेंट है ये? ये बहुत खूबसूरत इवेंट है और ये देखो आप कि इतने हमारे गुरुजन हैं, हुँ, मतलब गिनती हम गिन सकते हैं कि भई कौन-कौन टॉप पे है। हुँ, लेकिन सबने किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा जो गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी ने सोचा, हुँ, और ये खींच के बाहर लेके आ रहे हैं। बहुत-बहुत बड़े दिल की बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये जो उन्होंने उस दिन अपने स्पीच में एक बात कही थी, जी। मतलब मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि मैं 1 लाख जीडी वशिष्ठ बनाना चाहता हूँ। हुँ, मतलब 1 लाख जितने उनके पास कैलिबर है, हुँ, उतना कैलिबर ये जनता से खींच के लेके आना चाहते हैं। तो ये सबके सबके दिल में ये बात नहीं आ सकती जो गुरुदेव की बात में दिल में आई, क्योंकि बिल्कुल। उनका दिल ही 1 लाख बनाने भर का उतना बड़ा है, जी, इसीलिए। बिल्कुल। बहुत अच्छा इवेंट था, इतने लोग आए थे, पूरा भरा हुआ था अपना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो ऐसे जैसे आप उस दिन सम्मेलन में आए, उस इवेंट में आए, तो ऐसे आप पहले भी कभी और इवेंट में गए हैं? हाँ जी। ओके, तो जैसे हमने देखा भी है कि जो बाकी लोग इवेंट करते हैं, तो वो फीस लेते हैं हुँ। और आप जो पहले इवेंट पे गए हैं और आप जो हमारे इवेंट पे आए थे, जो गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी ने जिसका आयोजन किया था, हुँ, हुँ। वो कैसे बाकी सब सम्मेलनों से डिफरेंट था? देखिए, एक तो ये फीस वाला पॉइंट था हुँ, कि भई आपके आने-जाने, रहने का जो खर्चा है वो तो आपको करना है, ये तो वाजिब-सी बात है। ठीक है। लेकिन इतना बड़ा, क्योंकि गुरुदेव सेलेक्ट करना चाहते हैं किसी चीज़ हुँ, को, किसी पर्सन को, किसी विद्वान को, किसी टैलेंट को, किसी स्पेशल तरीके को, ये ज्योतिष का साइंस जो समझे, हुँ, जो उस साइंस से पॉइंट निकाले, काँटा कहाँ गड़ा हुआ है वो निकाले, ये ढूँढने के लिए उन्होंने इतना खुद का ही खर्चा किया ना उन्होंने। तो ये ही मैं कह रही हूँ, उनके जितना बड़ा दिल आज तक मैंने किसी का नहीं देखा कि इतना बड़ा आयोजन किया और अपने पास से तमगे भी दिए, ये भी दिया। और इतने लोग आए, किसी की भी फीस नहीं चार्ज थी, सब था, इतना अरेंजमेंट था, तो ये बहुत-बहुत बड़ी बात है और ये यूनिक बात है, ये सिर्फ़ गुरुदेव के साथ। आप उस इवेंट में आए और आपने जिस तरीके से अपनी कुंडली प्रेडिक्शन की, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा।
लेकिन आप भी पर्टिकुलर उस इवेंट में आकर कुछ सीखा होगा आपने कि मेरे लिए ये नया था सीखने के लिए। आपने उस इवेंट से क्या-क्या सीखा? मैंने उस इवेंट से ये सीखा कि एक तो ये कि इतने मतलब हर तरह के थे, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हुँ, थे, लाल किताब भी थे, वैदिक के पिसाइए थे, सब चले थे। सब थे, वास्तु भी थे। अगर हमको कुंडली देखते ही समझना है कि भई उसको क्या बताना है, क्या प्रॉब्लम है, तो कौन-सी इतनी विधाएँ हैं, उनमें से कौन-सी विधा सबसे अच्छी रहेगी और उसको समझने वाला भई हीरे को हीरा ही पारखी समझेगा ना। तो वो गुरुदेव जो है वो सारी चीज़ें जानते हैं, तो वो कौन से पारखी किसको उन्होंने सेलेक्ट करा, तो ये कुंडली देखने के लिए किसी की प्रॉब्लम को समझने का कौन-सा तरीका सबसे अच्छा है, ये मुझे समझ में आया। मैंने सबका बहुत ध्यान से सुना, हुँ, सबने बहुत अच्छा बोला था, हुँ, निकाला था, बट कुछ डिग्री कोई महादशा, दशा मिसिंग था, कुछ-कुछ मिसिंग था। हुँ। तो ये चीज़ें देखी, अपने लिए ये बेस्ट सीखी। लगा कि हाँ, इसका अपना एक अलग तरीका और मेरा वहाँ से आपको ये सीखने को मिला। हाँ, सीखने को ये। बिल्कुल। तो आगे आपको क्या लगता है, तो जो उभरते हुए जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो एस्टैब्लिश्ड हैं, उनके लिए कितना यूज़फुल हो सकता है ये मंच, अपने आप ये को और मंच आगे तो बढ़ाने के लिए? उनके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। मतलब जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो वाक़ई टैलेंटेड है, जो गुमनाम में है, गुमनाम स्थिति में है, जो केवल गली मोहल्लों में स्थित रह गए हैं, जिनको वाक़ई कुछ आता है, जो सही बता सकते हैं, लोगों को मतलब भटकाना नहीं, सही गाइडेंस देना है, तो वो लोगों को गुरुदेव निकाल लेंगे बाहर। बिल्कुल। तो ये मुझ पक्का है। जी, तो मुझे ये बताइए, जब आपको ये तमगा मिला था, तो घर जाके आपका क्या रिएक्शन था और घर वालों ने आपको क्या, कैसे उनको कैसा फ़ील हुआ और आपने लोगों को कैसे बताया कि आज मुझे ये तमगा मिला है? वैसे कुशाग्र एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि गुरुजी ने मन से ही बोल दिया था कि जिनके पास ये तमगा है, आज से उनकी किसी भी आयोजन में फीस नहीं लगेगी। हाँ। अब आपको फ्री मेंबरशिप मिल गई है, किसी भी इवेंट में आप जा सकते हैं। इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? ये तो उसके बाद तो इवेंट नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा, हाँ, एक हुआ था भारत कृष्ण भारद्वाजी स्वामी जी का, अच्छा। जयपुर में एमआई रोड पे वो है लेजर ग्रैंड होटल, तो उसमें उन्होंने मुझे फीस नहीं ली थी। एक्चुअली उसके पहले भी था तो उन्होंने स्पेशल गेस्ट ही बुलाया था और अच्छा। अभी भी उन्होंने स्पेशल गेस्ट बुलाया था। ये हुँ, था, फीस नहीं लगी थी। अभी तो अब दूसरा होने वाला है शायद लुधियाना में, तो वहाँ भी फीस नहीं लग रही है। अब आगे देखती हूँ। नहीं, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको ये जो तमगा मिला है, उसके बाद एक आप जब रिकॉग्नाइज़ किए जाते हैं बाकी लोगों से, तो वो एक फीलिंग ही अलग होती है। बिल्कुल। तो वो फीलिंग बाकी लोगों को भी धीरे-धीरे जब पता चलती है, तो वो कितनी ख़ास हो जाती है। वो सारे मेरे सारे रिलेटिव्स, घरवाले, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, उन लोगों का समझ लीजिए कि हौसला डबल हो गया। उनको ये विश्वास आ गया कि जो मैम बता रही है वो सही होगा क्योंकि ये मुझे मिला है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कहते हैं ना कि कोई यूट्यूबर होता है, जब हुँ, यूट्यूब बनाना शुरू करता है और उसको यूट्यूब की तरफ से एक बटन मिल जाता है, हाँ, तो बोलते हैं बिल्कुल। कि ये ये मतलब ये सही है। सही है। हाँ, अब आप ज्योतिष जगत में आए हैं, गुरु जी का विद्वान की खोज का आपको तमगा मिल गया, तो मतलब हाँ। आप ब्लू टिक हैं अब। हाँ, ब्लू टिक है, ब्लू टिक है, बिल्कुल ब्लू टिक हो गए और उसके पहले भी मतलब ये साबित होता था जो मैं हाँ, करती थी, उससे रिज़ल्ट्स मिलते थे, लेकिन अब वो क्वेश्चन करने का सोचते ही नहीं सवाल है, नहीं जो है। बोलती हूँ वो मान लेते हैं। तो वो हुँ, एक्चुअली मैं भी अपने कॉन्शियस के हिसाब से मैंने अपनी ईमानदारी पूरी रखी हुई है बिल्कुल, अपने प्रोफ़ेशन में कि मुझे किसी को गलत नहीं भटकाना है, अपनी प्रॉफ़िट के लिए कुछ नहीं बोलना है, जो बोलना है जेन्युइन बोलना है। और सही-गलत बता देना है। मैं जैसे एक होता है ना कि अपने अपन को कोई दिख रहा है कि ऐसे ही कुछ इवेंट आने वाला है, लेकिन हम लोग ना बताएँ, छुपा जाएँ, तो वो उसके लिए अन्याय होगा। हम उसको हुँ, गाइड हमको करना होगा कि भई आप सतर्क हो जाओ। ये नहीं कि बिल्कुल आप डिप्रेस हो जाओ, लेकिन हाँ, सतर्क हो जाओ ऐसे करके तो लोग पहले हुँ। लाइटली भी ले लेते हैं, लेकिन मानने लगे हैं लोग। और ये मिलने के बाद तो बात हो रही है। मैंने स्टेटस पे भी डाला। अरे वाह! वैसे मैम एक बात है, हमेशा इस बात से तो हम सभी लोग वाकिफ़ हैं कि गुरुदेव वो सपने देखते हैं, जो शायद कई दफ़ा हम सोच भी नहीं पाते। बिल्कुल। गुरुजी का इस वक़्त एक सपना है, एक सपना ये भी था कि विद्वान की खोज हम जैसे इवेंट करें हर मंथ और आप जैसे आचार्य हमारे सामने साथ आएँ और एक एक कड़ी बने, जी। एक सेना तैयार हो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। साथ ही साथ गुरुजी आजकल एक सपना देख रहे हैं, उनका प्लान है कि आने वाले टाइम पर हम गाँव-गाँव जाकर कैंप लगाएँ, हाँ, जहाँ पर लोगों को अपने करियर की अवेयरनेस हो,
अपने बारे में जान सके कि उनको हाँ, ज़िंदगी में वाक़ई में क्या करना है। हाँ, तो हाँ। सबसे पहले इस सपने को गुरुजी के जो सपना है इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? दूसरे क्या उस टीम में आप शामिल होना चाहती हैं कि गुरुजी के साथ खड़े होकर कदम से कदम मिलाकर आप उनके साथ इस कैंप में शामिल होंगे? बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बोली, बिल्कुल शामिल होना चाहूँगी। मतलब ये एक ज़रिया है सोशल सर्विस का भी। जी। ये केवल अपनी कमाई का और ये ज़रिया नहीं है कि हम अपना प्रॉफ़िट देखें, ये हुँ, सोशल सर्विस भी है। देखिए जितना लाइफ़ में अब मेरी उम्र 67 इयर्स की हो गई हुँ, मैं, मेरी उम्र तक में मैंने अपनी वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर ली। जितना जोड़ना था भगवान ने दे दिया, सब हो गया। लेकिन ये साथ तो नहीं ले जाएँगे ना, हुँ, साथ ले जाने को भी कुछ चाहिए। तो ये जो चीज़ है, ये हम साथ लेके जाएँगे। हमने किसी को अच्छी गाइडेंस दी, तो वो आगे भी उस चीज़ को फ़ॉलो करेगा और हमारे को याद भी रखेगा और हमको दुआएँ भी देगा। वो दुआएँ, ये ज्योतिष का ज्ञान, ये सोशल सर्विस जो जी गुरुदेव चाह रहे हैं, जैसा आप बता रहे हो कैंप, तो ये हम इसका पुण्य हम लेके जाएँगे। तो बिल्कुल। मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं उनके साथ कदम से कदम रहूँ। जो यंग बच्चे होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव बिल्कुल ही नहीं करते, हाँ। बट अगर हम कुछ हटके देखें तो कुछ बच्चे ऐसे भी जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, हुँ, यंग एज से ही शुरू हो जाते हैं। हुँ। तो आप उनको क्या मैसेज दोगे कि आगे ये जो कड़ी जुड़ रही है उनके लिए कितना ही हेल्पफुल है? मैं तो कहूँगी इन जनरल सबके लिए कि एस्ट्रोलॉजी जैसे आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास पढ़ते हो, आप कॉलेज, स्कूल पढ़ते हो, एस्ट्रोलॉजी भी आप उस पे बिलीव करो क्योंकि एस्ट्रोलॉजी केवल एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये एस्ट्रोनॉमी से निकली है। एस्ट्रोनॉमी रियल साइंस है। स्पीड ऑफ प्लैनेट्स है, डिग्री ऑफ प्लैनेट्स है। यहाँ से हमारी डिग्री दूसरी है प्लैनेट की। हम अमेरिका चले जाए तो वही प्लैनेट की डिग्री बदल जाएगी। तो उनका असर भी बदल जाएगा। तो ये तो साइंस है। और दूसरी चीज़ कि एस्ट्रोलॉजी इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि देखिए मैं उन लोगों को ये कहूँगी कि ऋग्वेद से तो ये ज्योतिष निकली हुँ, और जैसे हमारे 4 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, शामिल अथर्ववेद। अथर्ववेद, है ना? तो ऋग्वेद से तो हमारी ज्योतिष निकली, यजुर्वेद से हमारा आयुर्वेद अथर्ववेद। निकला। ज्योतिष और आयुर्वेद का अगर मर्ज कर लो तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी निकली। जो डिजीज आने वाली होती है किसी की, किसी एज में, किसी टाइम पीरियड में, ये डॉक्टर नहीं बता सकेगा, ये केवल एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर बता सकता है कि आपको इस उम्र में ये बीमारी आ सकती है, उसके लिए अभी से आप तैयार रहो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इसलिए एस्ट्रोलॉजी मैं चाहूंगी कि मतलब बच्चे शुरू से जाने समझें और मैं ये बोलती हूँ कि जितने कितने क्लाइंट्स मेरे पास आते थे पेरेंट्स कि हमारा बच्चा तो ये भी नहीं करेगा, नहीं बिलीव करते हमारे, ये सब मॉडर्न है, नहीं बिलीव करते। जब उनको मैंने कहा उनको आप मेरे पास लेके आओ, मैंने 2-2 3-3 घंटे उनको समझाया कि देखो ये साइंस है, तुम ये दिन को रात, तुम आंख बंद कर लोगे तो रात तो नहीं हो जाएगी, दिन का दिन है। जैसे कि आप देखो मैं एक छोटी-सी चीज़ बताती हूँ, लाल किताब में जी, लिखा मैम। हुआ है, इतने ग्रह घूम रहे हैं, हमको आवाज़ आ रही है क्या किसी की? नहीं। हमारे कान तो नहीं फट रहे, ब्लास्ट तो नहीं हो रहा कहीं? हुँ, लेकिन आवाज़ तो कर रहे हैं ना, इतना बड़ा ग्रह घूम रहा है, पृथ्वी 1,80,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टर्न ले रही बिल्कुल। है ना? और सूर्य 8,40,000 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से खुद घूम रहा है, उसके साथ पृथ्वी और उसके साथ चंद्रमा, कितनी आवाज़ें होंगी और इतने ग्रह हैं, क्यों नहीं हमको आवाज़ आ रही? लाल किताब में इसका जवाब लिखा है, शुरू में हुँ, कि यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी और नॉट, ये तो तुम जानोगे ना। बिल्कुल सही बात। जब माँ के पेट में होते हैं तो फ्लूइड जो होता है ये साउंड प्रूफ फ्लूइड होता है। हुँ, उस समय साउंड प्रूफ फ्लूइड के अंदर हम केवल पेरेंट्स की आवाज सुन सकते हैं, माता और पिता की। बिल ऐसा फ्लूइड बनाया भगवान ने। लेकिन जब बाहर आते हैं तो फ्लूइड तो नहीं है, तो हमारे को ये साउंड्स हमको तो पूरा शरीर खत्म कर देना चाहिए, तो क्यों नहीं होता? जब हम बाहर निकल रहे होते हैं माँ के पेट से, तो जैसे कि आप सैंड में ऐसे करके हाथ यूँ करोगे तो निशान आ जाएगा ना, ऐसे हमारी पूरी बॉडी में हर एक ऑर्गन इस गवर्न गवर्न करता है, हर एक ऑर्गन का एक स्वामित्व किसी प्लैनेट को दिया गया होता है, तो वो फ्रीक्वेंसी एनग्रेव हो जाती है। इसको क्या वैसे बोलेंगे, एनग्रेव जो हो जाती है मतलब निशान निशान हर छोड़ दे। फ्रीक्वेंसी के आ जाते हैं। हुँ, तो वो फ्रीक्वेंसी अब इसमें साइंस है, जब हम ऐसे कान बंद करके आप सुनो, तो अंदर आवाज़ आती है, हुँ, वो ब्रह्मांड की आवाज़ है। अच्छा। और जब हम कान खोल लेते हैं तो हमको नहीं आ रही है। हुँ। ये हमें बाहर की आवाज़ जनरल आवाज़ सुनाई दे रही है।
तो ये होती है कि अनाहत नाद होता है। ये तो अनाहत नाद जब हम कान बंद कर लेते हैं, और जब हम कान खोल के सुनते हैं तो आहत होता है, बिल्कुल। आहत नाद होता है। तो ये ब्रह्मांड की, अब इसमें आप एस्ट्रोलॉजी ही तो बता रही है आपको ये बात बिल्कुल। कि माँ के पेट से हम बाहर निकले तो कौन सी फ्रीक्वेंसी एनग्रेव्ड हुई जो हमें सुनाई नहीं दे रही। कोई फ्रीक्वेंसी कम हो गई, समझ लीजिए बुद्ध की एनग्रेव कम हो गई, फ्रीक्वेंसी कम हो गई। तो जिस ऑर्गन में बुद्ध की, जैसे लंग्स हमारे हैं, ये बुद्ध का स्वामित्व है लंग्स के पास में। अब उसमें अगर कम हो गई तो उसको लंग्स की प्रॉब्लम रहेगी, सर्दी जुकाम खांसी रहेगी, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये जो है अब ये पिछले जन्म से भी थोड़ा हम कर्म लेके आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो बनता है कि भाई कौन सी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। लेकिन साइंस तो इस तरह प्रूव हो जाता है। तो मैंने बच्चों को बहुत समझाया, तो तब जाके मैंने कहा बगल से गाड़ियां जा रही है, सुनाई पड़ रहा है, तुम एरोप्लेन के नीचे खड़े हो जाओ तो आवाज अच्छी लगेगी। एक एरोप्लेन इतना आवाज कर सकता है तो उतने बड़े ग्रह आवाज नहीं करेंगे, तुम तक नहीं पहुंच रहा होगा तो क्यों नहीं तुमको सुनाई दे रहा। उसका कारण, एरोप्लेन का तो हमको फ्रीक्वेंसी एनग्रेव्ड नहीं है तो हमको सुनाई दे रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी एनग्रेव्ड है जो हमको कान बंद करके सुनाई पड़ेगा। तो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तब बिल्कुल। जाके उनको दे हैव कन्वर्टेड, वो पूजा करने लगे। मुझे लोगों ने बताया वो माला भी करता है, इतने मंत्र भी जपता है, जो अब मैंने बताया सब वो कर रहा है और अब वो ठीक हो गया है। मतलब बड़ी तसल्ली मिलती है कि एस्ट्रोलॉजी ही तो समझा रही है उनको ये बात। बिल्कुल। जैसे मैम अभी आपने एक बात बताई कि जन्म से पहले से लेकर हम्म, मृत्यु के बाद तक कहीं एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, यस, पूरी तरह एग्जिस्ट करती है और उसके हिसाब से हमारा पूरा जीवन चलता है। जी। लेकिन इसी एस्ट्रोलॉजी को कुछ लोग 2 दिन में, 3 दिन में या 5 दिन में एक कैंपेन के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप इस विषय पर क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि 3 दिन में, 4 डेज के कैंप में अगर आप ये सीखते हो तो ये अपने आप के साथ आप धोखा कर रहे जस्टिस नहीं कर रहे हो, हम्म। ना ही प्रोफेशन के साथ जस्टिस कर रहे हो, ना ही अपने क्लाइंट के साथ जस्टिस कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि 3 दिन में ये पॉसिबल ही नहीं है सीख जाना। हम्म, केवल आप ये देख लो 12 राशियां हैं तो 12 9 ग्रह काम कर रहे हैं, तो ये इससे काम नहीं चलेगा, ये कुछ भी नहीं है। हम्म, केवल D1 चार्ट देख के, एक कुंडली में इतना सा देख के बना के बता दिया, ये कुछ नहीं है। हम्म, ये पूरा भुलावा है, क्योंकि हम तो लेवल D60 चार्ट, D145, D150 चार्ट तक वैदिक में हम देखेंगे, तब तो हमको फाइन प्लेसमेंट पता लगती है कि बिल्कुल आफ्टर ऑल ग्रह हमारे लिए कर क्या रहा है। हम जिसका उपाय देते हैं और वो ग्रह हमने बढ़ा दिया और वो ग्रह नुकसान कर रहा है, तो आगे सामने वाले का पता नहीं क्या होगा। ये बहुत गलत है। मैं सबसे विनती करती हूँ कि प्लीज 4-5 दिन के कोर्स से आप डिपेंड ना करें। आप पूरा जैसे थ्रू एंड थरो आप इसकी स्टडी करें, जितना भी लंबा, जितना भी साल लगे आपको। क्या बात है। और आज आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है और हम जी, सिर्फ जुड़ पाए हैं आपसे तो विद्वान की खोज की वजह से। बिल्कुल। एक ऐसा ये सामने निकल के आया ज्योतिष जगत में, एक ऐसा विषय, एक ऐसा सम्मेलन, एक ऐसा पद जहां पर ज्योतिष के महान गुरुजनों से, जी, आचार्यों से, जो नए लोग सीख रहे हैं उन सबसे मुलाकात हो पा रही है जी, और जी, इससे सब कुछ संभव हो पाया गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के बारे जी, से। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम, गुरु जी के बारे में कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? मैंने गुरुजी के बारे में जो भी बोलूँ शब्द उनके लिए बहुत कम है। मतलब पूरे मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मैं कह सकती ये दुनिया में एक ही हैं और अकेले हैं जो कि गुरुदेव जी डी वशिष्ठ है। उनकी बराबरी मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने कर पाया या कोई कर पाएगा। क्योंकि इसके लिए आना, कोई चीज़ को समझना और कोई विद्या आना एक बात है, लेकिन विद्या बाँटना बहुत मुश्किल है। विद्या बाँटना मुश्किल है और विद्या अपने जैसे ज्ञानवान किसी को सामने खड़ा करना बहुत मुश्किल है। जो जीडी वशिष्ठ गुरुदेव जी के अंदर की अंतरात्मा जो उनकी है, बहुत शुद्ध है, बहुत साफ है। और ये उनका जो ये प्रोजेक्ट इन्होंने एक लिया है, ये इसके बारे में तो मैं क्या बोल सकती हूँ। मैंने कहा ना, जिसको मिलेगा चाँद तारे वो खुद पकड़ के लाएँगे। मुझे बिल्कुल। चाँद तारे मिले नहीं, जीडी वशिष्ठ जी ने मुझे डाले हाथ में, बिल्कुल। पकड़ के वही लाए खींच के। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत और हमारे साथ शामिल होने के लिए और इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका दिया और ये भी गुरुदेव की वजह से सब संभव हुआ। और इस माध्यम से मैंने जो आपने बोला कि 3-4 दिन वाली बात,
इस माध्यम से कम मैंने यूथ को बोला, या यूथ नहीं भी, अगर आगे भी कोई भी, कि 3-4 दिन में ज्योतिष सीख के प्रैक्टिस ना करें भगवान के लिए। ये मैंने मैसेज कन्वे ये कर सार है बेसिकली हमारे पॉडकास्ट ये सार है, ये सार है। चलिए, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत थैंक बहुत यू शुक्रिया। जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे इस खूबसूरत से इवेंट का हिस्सा बने, विद्वान की खोज के इस पहले एपिसोड का आप हिस्सा बने, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिर से मुलाकात करेंगे किसी नए एपिसोड के साथ और विद्वान की खोज के नए मेहमान के साथ, जिन्होंने विद्वान की खोज का वो तमगा जीता है और उनके पीछे उनका क्या तरीका है कुंडली देखने का, वो सब कुछ वहां पर हम बातचीत करेंगे उन विद्वान से। तो आज के लिए इतना ही। जय माता की। विद्वान